Hello students, today we start a new chapter that is nutrition in plants. In the previous class, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये सब कुछ आपने क्लास 6 के सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ा, जिसका वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, इस चैप्टर में जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस food for themselves but animals including humans cannot। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और या उसमें जो ह्यूमंस भी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड या तो प्लांट से या खुद एनिमल से लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो खुद प्लांट से या अनदर एनिमल से अपना फूड गेन करते हैं। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। और इसलिए जो humans हैं और जो animals हैं वो directly या फिर indirectly plants पर dependent होते हैं। Is that clear? Next point है mode of nutrition in plants। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। जो प्लांट्स होते हैं वो फूड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स पे डिपेंडेंट होते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। और जो इनके फूड का जो रॉ मटेरियल होता है वो इसी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide their energy to carry out life process। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। Therefore, plants are called autotrophs। Animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है? सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो एक मोड है। ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड टेक कर लेते हैं तब आपका जो बॉडी की रिपेयरिंग है, आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ प्रोसेस क्रिएट होता है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है वो, और इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं या दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। दैट्स इट। लाइक अगर जैसे प्लांट्स हैं हमारे तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो ह्यूमंस हैं या जो अनदर एनिमल्स हैं, अगर कोई चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन एनिमल्स हैं तो वो भी अपना खाना खुद नहीं बना रहे, वो प्लांट्स के पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। दिस इज हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। हम लोग घर में भी खाना बनाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। तो पेड़ जिस तरह खाना बनाते हैं उसकी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स।
जो पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल है आपका, पानी, सनलाइट और मिनरल्स, वो सारा कुछ लीव्स में जरूर पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स this is a important line for us. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो वाटर और मिनरल्स है वो आपके सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और स्टेम के थ्रू आपके लीव्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी एयर में प्रेजेंट होती है, जिसको जो टिनी पोर्स होते हैं आपके पत्ती में, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस। स्टोमेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमेटा, तो आप यहां से इसको पढ़ सकते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल। यहां पे सेल पढ़ लेते हैं कि सेल क्या होती है। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा घर है वो ईंटों से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग केवल और केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल के किनारे किनारे आउटर बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर बॉडी है हमारी, ये सेल मेम्ब्रेन। एंड मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये जो सेंटर में ये दिस वन ये सारे हमारे न्यूक्लियस हैं। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस लाइक साइटोप्लाज्म। और जो डॉटेड ये पूरा डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा है हमारा, ये साइटोप्लाज्म होता है। सेल न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में ये भरा होता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। फिर से आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes. जो वाटर और मिनरल्स हैं वो जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्टेम के थ्रू, तो वो स्टेम में भी किसके थ्रू हो रहे हैं, तो वेसल्स के थ्रू जा रहे हैं, रूट से लीव्स की तरफ। और ये एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिससे कि हमारा कॉन्टिन्यूअसली जब पानी, हम लोग इसीलिए पौधों में पानी दिया जाता है ताकि वो रूट से स्टेम के थ्रू होते हुए वेसल्स के थ्रू हमारे लीव्स तक पहुंचे और लीव्स अपना जो प्लांट है वो अपना फूड बना सके। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, उसको क्लोरोफिल, जो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है वो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से उसका हरा रंग होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसके अंदर ये पावर होती है कि ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सके।
This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. और जो ये सनलाइट को सिंथेसाइज करने की पावर होती है, ये हेल्प करती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करने में। और इस तरीके से पूरा जो प्लांट है वाटर और मिनरल्स स्टेम के थ्रू, वेसल्स के थ्रू लेकर के, और सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड और एयर लेकर के, पोर्स और स्टोमेटा के थ्रू, पूरा प्रोसेस ही हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ही जो प्लांट है वो अपना फूड बना पाता है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. Obviously, the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम लोग को भी जो विटामिन डी की नीड होती है वो सबसे ज़्यादा सनलाइट से ही मिलता है, विटामिन डी। तो सनलाइट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि किसी भी चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट खुद भी हो, सभी किसी ना किसी तरीके से सनलाइट, फूड, वाटर इन सब पे डिपेंडेंट हैं। और मेनली जो डिपेंडेंट हैं यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगर नहीं होगी तो उनका अर्थ पे सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब प्लांट फूड ही नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट use carbon dioxide, water, synthesis carbohydrates. The process can be represented in an equation. कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen. This one, ये पूरी इक्वेशन आपको इस पैराग्राफ में बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं गार्ड सेल की। तो ये जो हमारी ये पत्ती का माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है एक लिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये जो पोर है ये स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, दिस वन, ये गार्ड सेल है हमारी। ओके, इसके बाद ये बात करते हैं, ये देखिए एक डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहां से सनलाइट हमारा प्लांट ले रहा है, इसके बाद एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इसके बाद क्लोरोफिल इन लीफ, और इसके बाद ये देखिए डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके से वाटर और मिनरल्स स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंच रहे हैं। एक besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stem and green branches, the desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. क्या बता रहे हैं ये कि जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल हमारे लीव्स में ही नहीं होता है, बल्कि ग्रीन स्टेम जो हरे हरे तने होते हैं उनमें भी होता है, जो छोटी छोटी ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उसमें भी होता है, और जो हमारे डेजर्ट यानी कि मरुस्थली जो पौधे होते हैं कांटेदार, उनमें भी होता है। वो क्या अगर वो नहीं होगा तो वो अपना पानी स्टोर नहीं करके रख पाएंगे और सारा का सारा
पानी ट्रांसफर हो जाएगा वेपराइजेशन के थ्रू। These plants have green stem which carry out photosynthesis. ओके, अगर आपको कोई भी टॉपिक या कुछ भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन is released, the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. During the process of oxygen, अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमारी ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और स्टार्च भी बनता है, और स्टार्च का बनना ही ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो घटित हो रही है। और स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड। Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. आयोडीन का टेस्ट हम लोग क्लास 6 में कर चुके हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी बता रहे हैं कि आप कोई भी पत्तियां लीजिए और इसको 3-4 दिन के लिए डार्क में रख दीजिए, सनलाइट से दूर, और इसके बाद देखिए 3-4 दिन बाद फिर क्या होता है, ऑब्जर्व करिए और इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। बता रहे हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट ना भी हो उनमें ऐसी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। अगर अलग अलग कलर की भी पत्तियां होती हैं तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, यू ऑफन सी स्लिमिंग ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गाई। कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि तालाबों में या जहां पर भी पानी रुका हुआ होता है वहां पे नीचे की तरफ ग्रीन पिगमेंट लिए हुए कुछ पैचेस वगैरह हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग जनरली काई बोल देते हैं। उसमें भी ग्रीन पिगमेंट होता है। कहां से आता है वो ग्रीन पिगमेंट? वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और जो ये काई या एल्गाई होती है ये भी अपना फूड खुद ही बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट, नेक्स्ट हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. अभी हम लोग ने जस्ट ये पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही फूड को सिंथेसाइज या प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका यूज अलग अलग कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस को लिए हुए होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अब जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अब एयर के थ्रू तो उसको एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म दैट रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो अब जो मिट्टी होती है, हमारी जो सॉइल होती है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है मिट्टी के फॉर्म में, और फिर वहां से मिनरल के फॉर्म में, फिर इसके बाद वहां से जो सॉइल के रूट और स्टेम के थ्रू, वेसल्स के थ्रू फिर प्लांट जो है उसको लेता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं। कहाँ गया?
Soil has certain bacteria in the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. और जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. उसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. एक एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया ही जो है वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद जो पानी के थ्रू, हमारे वेसल्स के थ्रू पत्तियों तक पहुंच जाता है नाइट्रोजन. तो इन दो तरीकों से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को मिलता है. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अदर मोड्स क्या है? देयर आर सम प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. और फिर वो अपना फूड जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव? फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. और इस तरीके के जो plants होते हैं, जो humans होते हैं, जो animals होते हैं, उनको heterotrophic mode of nutrition के through वो अपना food gain करते हैं. You see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called कस्क्यूटा या अमर बेल. जो एक हम लोग हिंदी में अक्सर देखते हैं कि एक कभी कभी बड़े बड़े जो पौधे होते हैं या सॉरी वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, लाइक बरगद और नीम, आम, इस तरीके के, तो बहुत दिन तक अगर उन पर ध्यान ना दो तो बहुत मतलब लंबी लंबी स्ट्रक्चर टाइप की उनके ऊपर देखेंगे झाड़ी जैसी हो जाती है और फिर इसके बाद वो पेड़ धीरे 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 सूख जाता है. तो वही जो झाड़ी टाइप की हो जाती है वही अमर बेल होती है. और वो अमर बेल क्या करती है कि जो जिस पौधे के ऊपर चढ़ जाती है, जिस पौधे के ऊपर लग जाती है, तो उसी के न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन गेन करने लगती है. तो धीरे धीरे फिर वो पौधा सूख जाता है और अपने आप को वो ग्रो नहीं कर पाता है. इट डजंट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट्स कॉल्ड अ होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. Cuscuta is called the parasite, and are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it. और जो इस तरीके के जो पौधे होते हैं जो दूसरे के न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या जो अदर एनिमल है और जो ह्यूमन है वो पैरासाइट्स हैं? नहीं, ये पैरासाइट्स नहीं है, क्योंकि हम लोग पौधों से लेते जरूर हैं लेकिन वापस से कोई पौधा लगाकर उससे डायरेक्ट फूड नहीं गेन करते हैं. अगर सपोज दैट हमने चावल या गेहूं का पौधा लगाया है तो उसे ले करके फिर खुद उसको कई प्रोसेस के थ्रू उसको साफ करना, इस तरीके बनाना, फिर खाते हैं और उसके बाद वापस से हम लोग दूसरा पौधा लगा देते हैं. तो उससे हम लोग एक तरीके से अपने फूड के लिए हेल्प लेते हैं, ना कि उस पौधे को कोई नुकसान होता है इस तरीके से. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. 1.6 पे कहाँ है? पिचर प्लांट. अब आपको पिचर प्लांट के बारे में एक बात बता दें कि जो पिचर प्लांट होता है ये क्या करता है, इसको इसके ऊपर इस तरीके से जो ये लिड लगी होती है, ये पिचर प्लांट के अपने आप पिचर प्लांट से एक बहुत अच्छी सी खुशबू हमेशा निकलती रहती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है. और जब कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के इसके पास आता है और जैसे ही इसके इस वाले पोर्शन पर बैठता है तुरंत ये अपना ये टैप जो है गिरा देता है और इंसेक्ट उसी में फंस जाता है और मर जाता है. तो ये जो भी अपना नाइट्रोजन वगैरह जो भी है वो इस तरीके से अपने इंसेक्ट से लेता है और इसको पिचर प्लांट बोलते हैं. पिच की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, सोइंग लिड एंड पिचर. जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. बस यही है पिचर प्लांट का, इतना ही. डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. और इस तरीके के जितने भी पौधे होते हैं उनको
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. अब जो मशरूम है, हम लोग अक्सर देखते हैं वेजिटेबल मार्केट में मशरूम वगैरह मिला करते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. Next. कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे ब्रेड वगैरह है, अगर काफी दिन तक अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके के फंगस टाइप का कुछ लग जाता है. ठीक है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन द nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with the saprotrophic mode of nutrition are saprotrophs. अब क्या होता है कि जो लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेचर में जो डेड और डिकेइंग मैटर से हमारे न्यूट्रिशन अपना गेन करते हैं, तो इस तरीके के जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. और इस तरीके के जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब जैसे ब्रेड में हमारा क्या होता है, जितने भी उसमें न्यूट्रिशन है वो सब डेड और डिकेइंग है. जैसे मैदा में है, मैदा वगैरह में हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें सब डेड और डिकेइंग मैटर ही होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और उसके थ्रू वो लोग जो फंजाई होता है या जो कवक है वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल. और अचार में भी, जिसको हम लोग घर में बोलते हैं, अक्सर मम्मी लोग को सुना होगा, बोलते हो कि फफूंदी लग गई, तो वो क्या है, वो यही है अचार के ऊपर. लेदर क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. और नमी और गर्मी की जगह पे जो भी आप छोड़ दोगे उसके काफी लंबे समय के लिए उसके ऊपर लग जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और बरसात के दिनों में ये काफी सारी चीजें जो है स्पॉइल कर देती हैं. नेक्स्ट है some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. अब symbiosis की जो प्रोसेस है वो क्या होती है? This is symbiosis. Symbiosis एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए रहते हैं. मतलब दोनों में एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप हमें जगह दो रहने के लिए, हम आपके लिए कुछ अनदर हेल्प करेंगे. ये इन लोग के ये इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो सिम्बायोसिस होती है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन. तो जैसे कुछ न्यूट्रिशन है, अब जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो अब वो हमारे अरहर और चना और इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है. तो अब वो ये इन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया बोलता है कि हम आपको नाइट्रोजन देंगे एयर से कंज्यूम कर करके, और आप हमें रहने के लिए भैया जगह दे दो और अपना न्यूट्रिशन हमें दे दो. तो इन लोग ये जो इस प्रोसेस के थ्रू रहते हैं दो जानवर जब एक साथ, तो वो सिम्बायोसिस की प्रोसेस होती है. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गाई एंड अ फंगस लिव टुगेदर. लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गाई और फंगस जब साथ साथ रहते हैं तो ये प्रोसेस होती लाइकेंस. तो लाइकेन ऑर्गेनिजम्स बनता है. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गाई एंड इन रिटर्न द एल्गाई प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस. फंगस क्या करता है? उसे रहने के लिए वाटर और मिनरल्स जगह दे देता है और उसके बदले में जो एल्गाई होता है वो वहीं पर रह के खाना बनाता है फंगस के लिए. तो ये इन लोग की मिली भगत हो जाती है एक तरीके से. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिम्बायोसिस एंड सो मेनी टर्म्स विच इज इन दिस टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल.
Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learned that plants absorb minerals and nutrition from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrition need to be added from time to time to enrich the soil. जैसे अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो फार्मर्स या गार्डनर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स क्यों ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि डे टू डे हम लोग अपने ज़मीन में कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी कमज़ोर ना हो, उसकी सॉइल की और जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी मेंटेन बनी रहे, इसलिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी जो फसल है, जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी हों और अच्छा फूड बनाएं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। कोई कोई जो क्रॉप होती है या जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करती है। और फिर क्या होता है, यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कांट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज इट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो अब देखिए यहाँ रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इन सारे एंड अदर legumes and provides them with nitrogen. In return, plants provide food and shelter. तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। Have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers with leguminous plants are grown. Most of pulses are obtained from leguminous plants. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, of course. जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अगर उन इंसेक्ट नहीं होंगे तो वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कुछ मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं और कुछ सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एनिमल और ह्यूमंस, वो अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं प्लांट से। और कुछ एनिमल्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं हेटेरोट्रॉप्स में, लाइक एनिमल्स। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या समझ में आता है आपको इसमें सब कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।